नमस्कार, आप देख रहे हैं संसद टीवी। आपके साथ मैं हूं दीक्षा कोहली। बुलेटिन में अहम खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर। आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। एससीओ सम्मेलन में क्षेत्रीय सुरक्षा, व्यापार और संपर्क बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्टार्टअप्स और इनोवेशन पर स्पेशल वर्किंग ग्रुप बनाने का सुझाव। लचीली आपूर्ति श्रृंखला बनाने पर जिया जोर। एससीओ सम्मेलन से इतर प्रधानमंत्री की कई देशों के प्रमुखों के साथ द्विपक्षीय मुलाकात। रूस के राष्ट्रपति के साथ यूक्रेन संकट, फूड और फ्यूल सिक्योरिटी के मुद्दे पर बातचीत। तुर्की के राष्ट्रपति के साथ विभिन्न क्षेत्रों में आपसी सहयोग बढ़ाने पर चर्चा। प्रवर्तन निदेशालय ने 4 ऑनलाइन पेमेंट गेटवे के 46 करोड़ रुपए किए फ्रीज। चीनी लोन ऐप में वित्तीय अनियमितता का मामला। दिल्ली, मुंबई समेत कई राज्यों में छापेमारी के बाद कार्रवाई। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में भारी बारिश। लखनऊ में दीवार गिरने से 9 लोगों की मौत। स्कूल, दफ्तर आज रहे बंद। अगले 2 दिनों के लिए रेड अलर्ट जारी। अमेरिका ने यूक्रेन के लिए नए पैकेज का किया ऐलान। हथियारों के लिए $60 करोड़ की देगा मदद। संयुक्त राष्ट्र की परमाणु एजेंसी का रूस से यूक्रेन के परमाणु संयंत्र को छोड़ने का आह्वान। और अब नजर डालते हैं कुछ अन्य प्रमुख समाचारों पर। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने निजी क्षेत्र के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम का बकाया 45 दिन के भीतर चुकाने को कहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र, राज्य सरकारों और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का भी एमएसएमई क्षेत्र पर बकाया है। कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने कारोबार करने से सुगमता को और बढ़ावा देने के उद्देश्य से छोटी कंपनियों की परिभाषा में फिर से बदलाव किया है। इसमें छोटी कंपनियों के लिए चुकता पूंजी की सीमा को बढ़ाया गया है। प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली की आबकारी नीति में कथित अनियमितताओं से जुड़े धन शोधन मामले में देश भर के करीब 40 ठिकानों पर छापा मारा है। इससे पहले ईडी ने 6 सितंबर को देश भर के करीब 45 ठिकानों पर छापे मारे थे। सुप्रीम कोर्ट ने यूक्रेन से वापस आए मेडिकल छात्रों की मदद के लिए केंद्र सरकार को एक वेब पोर्टल बनाने का सुझाव दिया है, जिसमें ऐसे विदेशी विश्वविद्यालयों का विवरण हो जहां प्रभावित छात्र अपना पाठ्यक्रम पूरा कर सके। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का सच्चा अनुयायी बताया और अंबेडकर और मोदी रिफॉर्म्स, आइडियाज, परफॉर्म्स, इम्प्लीमेंटेशन नामक किताब के विमोचन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री उनके सपनों को हकीकत में तब्दील करने की दिशा में काम कर रहे हैं। देश में घरेलू उड़ानों के यात्रियों की संख्या अगस्त में जुलाई की तुलना में 4% से अधिक बढ़कर 1.01 करोड़ से हो गई। जुलाई में 97.05 लाख यात्रियों ने घरेलू उड़ानों से सफर किया था। कमजोर वैश्विक रुख के बीच स्थानीय शेयर बाजार में आज भारी गिरावट देखने को मिली। बीएसई 1093 अंक लुढ़ककर 58,840 अंक पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 347 अंक की गिरावट के साथ 17,531 अंक पर बंद हुआ। दिल्ली में नाइजीरिया की महिला मंकी पॉक्स से संक्रमित पाई गई है। ये शहर में संक्रमण का 8वां और देश में 13वां मामला है। महिला को इलाज के लिए लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल में भर्ती कराया गया है। संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम के कार्यकारी निदेशक डेविड बेस्ली ने सचेत किया है कि दुनिया वैश्विक स्तर पर अप्रत्याशित आपात स्थिति से जूझ रही है और 34 करोड़ 50 लाख लोग भूखमरी की ओर बढ़ रहे हैं। बेंगलुरु के शतरंज खिलाड़ी प्रणव आनंद भारत के 76वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। उन्होंने रोमानिया में मामाइया में चल रही विश्व युवा शतरंज चैंपियनशिप में 2500 ELO रेटिंग की संख्या पार कर यह उपलब्धि हासिल की है। और अब खबरें विस्तार से। उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित 2 दिवसीय एससीओ शिखर सम्मेलन आज संपन्न हो गया। शिखर सम्मेलन में 8 स्थायी सदस्यों के अलावा 6 डायलॉग सहयोगी और 3 ऑब्जर्वर देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने भी शिरकत की। बैठक के बाद सर्वसम्मति से समरकंद घोषणा पत्र जारी किया गया है। आज से एससीओ की अध्यक्षता अगले 1 साल के लिए भारत के पास आ गई है। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रूस और चीन के राष्ट्रपति और शंघाई सहयोग संगठन के अन्य सदस्य देशों के नेताओं ने क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा की स्थिति पर चर्चा की।
साथ ही व्यापार और संपर्क बढ़ाने के तरीकों पर विचार विमर्श किया गया। एससीओ की बैठक में संस्कृति और पर्यटन सहित सामयिक, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी चर्चा हुई। शिखर सम्मेलन के परिसर पर उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शवकत मिर्जियोयेव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत एससीओ देशों के बीच आपसी विश्वास और सहयोग का समर्थन करता है। शिखर सम्मेलन के सीमित प्रारूप के दौरान विचार विमर्श से पहले समूह के स्थायी सदस्यों के नेताओं ने एक साथ तस्वीर खिंचवाई। एससीओ सबसे बड़े अंतर क्षेत्रीय अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में से एक के रूप में उभरा है। इस बार एससीओ बैठक में पर्यवेक्षक देश और विशेष रूप से आमंत्रित नेता भागीदारी कर रहे हैं, जिसमें ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी भी शामिल थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समरकंद में शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर, लचीली आपूर्ति श्रृंखला और पारंपरिक चिकित्सा पर बातचीत की। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की आर्थिक विकास दर इस साल 7.5% रहने की उम्मीद है, जो दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सबसे अधिक होगी। उन्होंने कहा कि भारत एक विनिर्माण केंद्र बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। आज भारत में 70,000 से अधिक स्टार्टअप हैं, जिनमें 100 से अधिक यूनिकॉर्न हैं। एससीओ को हमारे क्षेत्र में विश्वस्त, रेजिलिएंट और डाइवर्सिफाइड सप्लाई चेन्स विकसित करने के लिए प्रयत्न करने चाहिए। इसके लिए बेहतर कनेक्टिविटी की आवश्यकता तो होगी ही, साथ ही यह भी महत्वपूर्ण होगा कि हम सभी एक दूसरे को ट्रांजिट का पूरा अधिकार दें। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यूक्रेन संकट और कोरोना महामारी के बाद दुनिया के सामने आर्थिक रूप से पटरी पर लौटने की अब चुनौती है। इसलिए एससीओ को क्षेत्र में लचीली आपूर्ति श्रृंखला बनाने का प्रयास करना चाहिए। बेहतर संपर्क सुविधा और एक दूसरे को पारगमन अधिकार देना महत्वपूर्ण होगा। हमारे ये अनुभव कई अन्य एससीओ सदस्यों के भी काम आ सकता है। इसी उद्देश्य से हम एक नए स्पेशल वर्किंग ग्रुप ऑन स्टार्टअप्स एंड इनोवेशन की स्थापना करके एससीओ के सदस्य देशों के साथ अपना अनुभव साझा करने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री ने गुजरात में बने WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन का जिक्र करते हुए कहा कि पारंपरिक चिकित्सा के लिए ये WHO का पहला और एकमात्र वैश्विक केंद्र होगा। उन्होंने कहा कि एससीओ देशों के बीच पारंपरिक औषधि पर सहयोग बढ़ाना चाहिए। भारत आज विश्व के मेडिकल एंड वेलनेस टूरिज्म के लिए सबसे किफायती डेस्टिनेशन में से एक है। हमें एससीओ देशों के बीच ट्रेडिशनल मेडिसिन पर सहयोग बढ़ाना चाहिए। इसके लिए भारत एक नए एससीओ वर्किंग ग्रुप ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन पर पहल लेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को यहां शंघाई सहयोग संगठन के सम्मेलन से इतर कई राष्ट्रों के प्रमुखों के साथ बातचीत भी की। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी से अलग से मुलाकात में क्षेत्रीय सुरक्षा की स्थिति और चाबहार बंदरगाह को विस्तारित करने पर बातचीत हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ अलग से बातचीत की। इसमें यूक्रेन युद्ध का बातचीत से समाधान निकालने की सलाह दी गई। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की बातचीत के टेबुलर पर नहीं आ रहे, और अगर बातचीत के टेबल पर आते हैं तो उन्होंने कहा कि व्लादिमीर पुतिन ने भारत और रूस के लोगों के बीच संपर्क को बढ़ाने के लिए दोनों देशों के बीच वीजा मुक्त आवाजाही की व्यवस्था पर बातचीत को तेज करने की पेशकश की। द्विपक्षीय और वैश्विक मुद्दों समेत व्यापार, ऊर्जा, रक्षा और अन्य क्षेत्रों में भारत रूस सहयोग को आगे बढ़ाने पर चर्चा हुई। दुनिया के सामने जो सबसे बड़ी चिंता है, और खास करके डेवलपिंग कंट्रीज को फूड सिक्योरिटी के, फ्यूल सिक्योरिटी की, फर्टिलाइजर की, ऐसी जो समस्याएं हैं, हमें जरूर उनके रास्ते निकालने होंगे। एक्सेलेंसी, मुझे विश्वास है कि आज की हमारे बायलैटरल भी, आज की हमारी बातचीत भी आने वाले दिनों में हमारे संबंधों को भी गहरे करेंगे। विश्व की जो आशा अपेक्षाएं हैं उसको पूर्ण करने में भी बहुत काम आएगी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोआन से मुलाकात की। इस दौरान दोनों ने विविध क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की। To achieve their objectives, as they say, on the battlefield. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शवकत मिर्जियोयेव से भी मुलाकात की और आपसी संबंधों को और मजबूत बनाने पर चर्चा हुई। और इस खबर पर अधिक जानकारी लेने के लिए रुख करते हैं अपने वरिष्ठ सहयोगी अखिलेश सुमन का। अखिलेश, एससीओ में प्रधानमंत्री मोदी ने 4 द्विपक्षीय वार्ताएं की, जिसमें उज्बेकिस्तान, रूस, ईरान और तुर्की शामिल हैं। कितनी महत्वपूर्ण हैं ये वार्ताएं? देखिए, निश्चित तौर पे ये वार्ताएं काफी महत्वपूर्ण थी, इसलिए कि देखिए एससीओ को एक क्षेत्रीय संगठन के रूप में माना जाता है, जिसमें कि एशिया के महत्वपूर्ण देश शामिल हैं, उसके अलावा यूरेशिया में रूस शामिल है और एससीओ लगातार अपने आप को विस्तारित भी कर रहा है। तो ऐसे में जो ये 4 वार्ताएं हैं उसके बड़े गहरे संकेत हैं और गहरे संकेत इस रूप में है कि रूस जिस तरीके से पश्चिमी दुनिया के द्वारा अलग थलग किया जा रहा है, वैसे में रूस के राष्ट्रपति के साथ बातचीत करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक संकेत दिया है कि उनका एक कंस्ट्रक्टिव एंगेजमेंट का एजेंडा है। और साफ तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा रूस के राष्ट्रपति पुतिन के सामने और कैमरे के सामने पुतिन और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठे हुए थे, जिसमें उन्होंने कहा कि युद्ध का जमाना नहीं है, रूस को युद्ध से बचना चाहिए। और उस पे रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने पहली बार खुलेआम सफाई दी कि हम युद्ध समाप्त करना चाहते हैं, लेकिन जेलेंस्की वार्ता के टेबल पे नहीं आना चाहते हैं और युद्ध से ही इस मामले को हल करना चाहते हैं। तो एक संकेत है पूरी दुनिया के लिए, खासतौर पे पश्चिमी दुनिया के लिए, कि अगर वो जेलेंस्की के साथ बातचीत करके ऐसा कोई बीच का रास्ता निकालें जिसमें कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन और जेलेंस्की जो यूक्रेन के राष्ट्रपति उनके बीच में कोई वार्ता हो, तो एक इसका सार्थक निष्कर्ष निकल सकता है और इसके कारण जो पूरी दुनिया में एक संकट बना हुआ है ऊर्जा आपूर्ति का, खाद्य आपूर्ति का, वह संकट दूर हो सकता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण वार्ता थी। तुर्की के साथ भी हमारे संबंध जो है कई बार खट्टे मीठे हो जाते हैं, लेकिन तुर्की के साथ कई हमारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो खास करके नेवी से रिलेटेड प्रोजेक्ट है, काफी महत्वपूर्ण है, उस पर काम चल रहा है, उसको और भी आगे विस्तारित करने की बात है। यूक्रेन जो है वो हमारा मध्य एशिया में, चूंकि वो होस्ट भी है, तो मध्य एशिया, इंडिया मध्य एशिया का एक बहुत ही महत्वपूर्ण एजेंडा है और इस एससीओ के माध्यम से हम उनके साथ सहयोग बढ़ाना चाहते हैं। इस रूप में भी वह वार्ता बहुत ही महत्वपूर्ण थी। और ईरान, जिस तरीके से जानते हैं कि हमारा पुराना सांस्कृतिक संबंध रहे हैं, हमारा ऊर्जा सहयोगी रहा है, उसके साथ किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए संबंधों को, उस पर वार्ता करके एक संकेत वो भी है पश्चिमी दुनिया के लिए कि यह जो यूनिलेटरल सैंक्शन का जमाना है वो जमाने से बचना चाहिए। जी दीक्षा। अखिलेश, उज्बेकिस्तान के समरकंद में जो आयोजित हो रहा था 2 दिवसीय एससीओ शिखर सम्मेलन, वो आज संपन्न भी हो गया है और साथ ही अगर एससीओ की अध्यक्षता की बात करूं अगले वर्ष की, तो वो भारत के पास आ गई है। अगर हम इस समिट का निष्कर्ष देखें तो क्या है इसका निष्कर्ष? समरकंद का जो डिक्लेरेशन है वो कितना महत्वपूर्ण है? देखिए, निष्कर्ष बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर पूरे एससीओ के हिसाब से देखें तो जिस तरीके से यहां से जाने के पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि हम एससीओ के बनने के बाद जो 20 साल 22 साल हैं उसमें उसकी पूरी हम समीक्षा करेंगे। तो एक तरीके से एक समीक्षा हुई और जो डेलिब्रेशंस हुआ, उस डेलिब्रेशंस के बारे में हमें जो जानकारी मिली है, काफी विस्तार से रूस यूक्रेन की स्थिति के बारे में भी डेलिब्रेशन हुआ, आतंकवाद के बारे में गंभीरता से बातचीत हुई, उसके बाद अफगानिस्तान के क्या क्या भविष्य होगा, किस तरीके से एससीओ के जो देश है वो अफगानिस्तान की जो अभी सत्ता है जिसको की मान्यता भी भाई किसी ने दी है, किस तरह से अफगानिस्तान को टेरर का केंद्र नहीं बनने दिया जाए, ये सारी बातें हुई। और उसके अलावा एक समरकंद डिक्लेरेशन भी जारी किया गया जो यूनानिमसली, जो सर्वसम्मति से जारी हुआ। और इस समरकंद डिक्लेरेशन के जो कुछ खास बिंदु मैं बताना चाहता हूं दीक्षा, कि एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात ये कही कि इसमें सर्वसम्मति से कहा गया कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अलावा किसी भी तरीके का सैंक्शन नहीं लगना चाहिए किसी देश के खिलाफ। तो आप देखते हैं कि जो रूस के खिलाफ सैंक्शन है, ईरान के खिलाफ सैंक्शन है, वेनेजुएला के खिलाफ सैंक्शन है, ये काफी रिसोर्स रिच कंट्रीज हैं और इनसे रिसोर्स पूरी दुनिया को मिलती है। और जब आप सैंक्शन लगा देते हैं तो सैंक्शन के कारण पूरी दुनिया पे एक तरीके से सैंक्शन लग जाता है। तो इस सैंक्शन की जो प्रवृत्ति है उसके खिलाफ एससीओ ने अपने डिक्लेरेशन में काफी महत्वपूर्ण बात कही है। उसके अलावा टेररिज्म में किस तरीके से यूथ, जो यंग पीपुल हैं,
उनको किस तरीके से टेररिज्म से बचाया जाए, इसके बारे में बातचीत हुई। इसके अलावा सभी यह इस भी बात कहा पे गया कि बहुत टेररिज्म सजग के हैं। नाम पे किसी देश के अंदर हस्तक्षेप करने का किसी को अधिकार नहीं होना चाहिए। क्लाइमेट चेंज पे अलग से डॉक्यूमेंट लिया गया, सिक्योरिटी पे, ट्रांजिट पे अलग से डॉक्यूमेंट किया गया। तो कह सकते हैं कि एक बहुत ही सकारात्मक वार्ता हुई है एससीओ शिखर सम्मेलन में। और अगले साल भारत के पास चूंकि अध्यक्षता आने वाली है, तो भारत के सामने एक अवसर होगा कि एससीओ को और ज्यादा सकारात्मक और रचनात्मक दिशा में बिल्कुल एससीओ को और सकारात्मक बनाने की एक अहम चुनौती होगी, क्योंकि अगले वर्ष जो अध्यक्षता है एससीओ की वो भारत के पास आ गई है और एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भी है ये। इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रवर्तन निदेशालय ने चीनी ऋण ऐप मामले में हालिया छापेमारी के बाद 4 भुगतान गेटवे में रखी 46.67 करोड़ रुपए की राशि को फ्रीज किया है। ये कार्रवाई चीनी नियंत्रण वाले ऐप के जरिए तुरंत ऋण देने वाली कंपनियों से जुड़े धन शोधन मामले में की गई है। जिन भुगतान सेवा मंचों के खिलाफ ये कार्रवाई की गई है उनमें ईज़बज़, रेजर पे, कैश फ्री और पेटीएम शामिल है। ईडी की ओर से आरोपियों के दिल्ली, मुंबई, गाजियाबाद, लखनऊ और गया स्थित परिसरों पर छापेमारी 14 सितंबर को की गई। तलाशी के दौरान अपराध में संलिप्तता दर्शाने वाले कई दस्तावेज मिले थे। साथ ही 46.67 करोड़ रुपए की राशि का पता चला था, जिस पर विभिन्न बैंक खातों और ऑनलाइन खातों में ही रोक लगा दी गई है। और आज की खबर में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, बने रहिए सनसद टीवी के साथ। The SCO is now the largest regional organization in the world. The Shanghai Cooperation Organization, itself is drawing a major attention, not only from the regional countries, but there is a global attention to it. What value does India bring to the SCO, and what is the SCO's value for India? Focus of its activities is Central Asia, and the Central Asian republics want to have an India there which can try to help them in safeguarding their own interests. ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आज की खबर। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं राज्यों से जुड़ी हुई खबरों की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी, पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने एक दिन के विश्राम के बाद केरल में कोल्लम जिले के पोलायथोदु से भारत जोड़ो यात्रा आज फिर से शुरू की। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और पंजाब लोक कांग्रेस के प्रमुख अमरिंदर सिंह 19 सितंबर को बीजेपी में शामिल होंगे। पार्टी के प्रवक्ता ने बताया कि अमरिंदर सिंह अपनी नवगठित पार्टी का भी बीजेपी में विलय करेंगे। ईडी ने आबकारी नीति में कथित अनियमितताओं से जुड़े धनशोधन मामले में दिल्ली के मंत्री और आप के नेता सत्येंद्र जैन से तिहाड़ जेल में पूछताछ की। ईडी ने पीएमएलए के प्रावधानों के मुताबिक सत्येंद्र जैन का बयान दर्ज किया। तमिलनाडु में बिजली कीमतों में हुई बढ़ोतरी के खिलाफ एआईएडीएमके ने व्यापक विरोध प्रदर्शन किया और सरकार से बिजली की दरों में हाल की वृद्धि वापस लेने की मांग की। भारतीय वायुसेना की एक टीम ने भुवनेश्वर में आयोजित एयर शो में कलाबाजियां दिखाई। सूर्य किरण एरोबेटिक टीम ने उड़ान के दौरान हीरे की आकृति भी बनाई और इस मौके पर ओडिशा के राज्यपाल गणेशी लाल भी मौजूद रहे। पतंजलि समूह के संस्थापक बाबा रामदेव ने अगले 5 वर्ष में समूह की 4 कंपनियों के आईपीओ लाने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में समूह का कारोबार 1 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचने का अनुमान है। कोलकाता की एक विशेष अदालत ने पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी को स्कूल भर्ती घोटाले के संबंध में पूछताछ के लिए 21 सितंबर तक सीबीआई की हिरासत में भेज दिया है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो का एक दल पिछले महीने गोवा में हरियाणा की बीजेपी नेता सोनाली फोगाट की रहस्यमयी परिस्थिति में मौत के मामले की जांच के लिए दिल्ली से गोवा पहुंचा। टीम ने जांच शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के दिलकुशा इलाके में भारी बारिश के कारण एक आर्मी एनक्लेव की 4 दीवारी गिर गई, जिसमें 9 लोगों की मौत हो गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हादसे पर दुख जताते हुए मुआवजे का ऐलान किया है। अब बढ़ते हैं आगे और नजर डालते हैं कुछ और अहम खबरों पर। नाम्बिया से चीते भारत के लिए विशेष विमान से रवाना होने वाले हैं।
उन्हें विशेष मालवाहक विमान से ग्वालियर लाया जा रहा है, जहां से सभी 8 चीतों को कुनो नेशनल पार्क में ले जाया जाएगा। नाम्बिया से 8 चीते शनिवार सुबह ग्वालियर हवाई अड्डे पर पहुंचेंगे, जहां से उन्हें एक विशेष हेलीकॉप्टर से मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले के कुनो राष्ट्रीय उद्यान पहुंचाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इनमें से 3 चीतों को वहां बनाए गए विशेष बाड़ों में छोड़ेंगे। नाम्बिया से लाए जा रहे चीतों में 5 मादा और 3 नर हैं। बता दें कि ग्वालियर से चीतों को भारतीय वायुसेना के चिनूक हेलीकॉप्टर के जरिए कुनो नेशनल पार्क के हेलीपैड पर उतारा जाएगा। इसके लिए सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं। नाम्बिया के साथ इस साल से शुरू में एक करार के तहत चीतों को नाम्बिया से यहां लाया जा रहा है। इससे स्थानीय निवासियों में काफी उत्साह है और वे अभयारण्य में अफ्रीकी मेहमानों के आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। देश में अंतिम चीतों की मौत 1947 में छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में हुई थी। 1952 में चीते को भारत में विलुप्त घोषित किया गया था। राष्ट्रीय उद्यान में चीतों की मौजूदगी से पर्यटकों की संख्या में वृद्धि होगी और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। हमने 20 साल पहले कुनो को तैयार किया था कि यहाँ वाइल्ड लाइफ पनपेगी और कई गांव हटाए थे ताकि वो सुरक्षित सेंचुरी बने जहाँ चीते आएं और बाकी तरह की वाइल्ड लाइफ भी वहाँ रहे। अब वो सपना साकार हो रहा है, संकल्प पूरा हो रहा है। चीते आ रहे हैं नामीबिया से, उसके बाद दक्षिण अफ्रीका से भी आएंगे। उत्तर प्रदेश में पिछले 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश की वजह से कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। वहीं मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में राज्य के कुछ इलाकों में तेज से बहुत तेज वर्षा की चेतावनी जारी की है। राजधानी लखनऊ में भारी बारिश के बाद कई इलाके डूब गए। पानी लोगों के घरों में घुस गया। हालात को देखते हुए पानी निकालने का काम युद्ध स्तर पर जारी है। तेज बारिश और कई इलाकों में जल भराव होने के कारण सभी स्कूल और कॉलेज आज बंद रहे। गोरखपुर में भी बारिश के बाद कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। हालात को देखते हुए मुख्यमंत्री ने राहत कार्यों को तेज करने और प्रभावितों की मदद के निर्देश दिए हैं, जिसके बाद अधिकारी इन इलाकों पर नजर बनाए हुए हैं। साथ ही इन इलाकों का निरीक्षण भी किया जा रहा है। महाराष्ट्र में लगातार हो रही बारिश से हाल बेहाल है। मुंबई सहित प्रदेश के कई इलाकों में बड़े पैमाने पर जल जमाव की वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। मुंबई में रात भारी बारिश के बाद कई निचले इलाके जलमग्न हो गए। अंधेरी, सबवे जल जमाव के कारण यातायात के लिए बंद है। बारिश के बावजूद हार्बर लाइन सहित सभी कॉरिडोर पर ट्रेनें चल रही हैं। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटों में इससे राहत के आसार नहीं है। पुणे में भारी बारिश के कारण खड़गवासला बांध से पानी छोड़े जाने के बाद मुलामुठा नदी का जलस्तर बढ़ गया है, जिससे कई निचले इलाके जलमग्न हो गए हैं। प्रशासन ने बाढ़ को लेकर चेतावनी भी जारी की है। भारतीय छात्र संसद फाउंडेशन के सहयोग से पुणे में MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी में 3 दिवसीय भारतीय छात्र संसद चल रही है। इस आयोजन में देश के शीर्ष राजनीतिक नेता और प्रतिष्ठित हस्तियां युवाओं के साथ अपने समृद्ध अनुभवों और विचारों को साझा कर रहे हैं। भारत के राजनीतिक रूप से इच्छुक युवाओं के लिए सबसे बड़े मंच के रूप में ये जाना जाता है। 3 दिवसीय इस सम्मेलन का कल 17 सितंबर को समापन होगा। और अब खबरें अंतर्राष्ट्रीय जगत से। संयुक्त राष्ट्र की परमाणु एजेंसी के 35 देशों के संचालक मंडल से रूस से यूक्रेन परमाणु संयंत्र छोड़ने का आह्वान किया गया है। IAEA ने प्रस्ताव पारित कर रूस से यूक्रेन के एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र पर अपना कब्जा तुरंत खत्म करने का आह्वान किया, जहां हाल के हफ्तों में गोलाबारी से परमाणु विकिरण संबंधी आपदा आने की आशंका बढ़ गई है। पोलैंड और कनाडा ने यूक्रेन की ओर से प्रस्ताव रखा। प्रस्ताव 26 मतों से पारित हुआ। रूस और चीन ने इसके खिलाफ मतदान किया, जबकि 7 एशियाई और अफ्रीकी देशों ने मतदान से परहेज किया। प्रस्ताव में रूस से ऊर्जा संयंत्र का नियंत्रण वापस यूक्रेन के अधिकारियों को सौंपने की भी अपील की गई है। रूस ने युद्ध की शुरुआत में चेरनोबिल में रेडियोधर्मी अपशिष्ट केंद्रों पर कब्जा कर लिया था, जहां 1986 में दुनिया की सबसे भीषण परमाणु आपदा हुई थी, लेकिन बाद में वे वहां से हट गया था। बाइडेन प्रशासन ने यूक्रेन को इस सप्ताह सैन्य सहायता के रूप में $60 करोड़ देने का ऐलान किया है। साथ ही अमेरिका यूक्रेन के जवाबी हमले को बढ़ावा देने के लिए और अधिक हथियार भेजने वाला है।
अमेरिका ने कहा कि वह अपने सहयोगियों के साथ यूक्रेन को विकसित युद्ध सामग्री आवश्यकताओं को पूर्ति करता रहेगा। व्हाइट हाउस ने एक बयान में कहा कि इस पैसे का इस्तेमाल सैन्य, शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए भी किया जाएगा। यूक्रेन रूस संघर्ष की शुरुआत के बाद अमेरिका ने यूक्रेन को करीब 15 अरब $10 देने की सुरक्षा सहायता दी है। वहीं अमेरिका ने हथियार मुहैया कराने का भी आश्वासन दिया है। ये 21वीं बार होगा जब अमेरिका के रक्षा विभाग ने यूक्रेन की मदद के लिए अपने हथियारों का भंडार खोल दिया है। पैकेज में गोला बारूद और उपकरण शामिल होंगे, जिन्होंने यूक्रेनी बलों को पूर्व और दक्षिण के कुछ हिस्सों में रूसी सेना को पीछे खदेड़ने में मदद की है। पाकिस्तान के सबसे ज्यादा प्रभावित दक्षिणी सिंध प्रांत में बाढ़ का पानी अब कम हो रहा है। ये मौजूदा संकट का एक संभावित सकारात्मक संकेत है। बाढ़ के कारण देश में लाखों लोग बेघर हो गए हैं। बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित सिंध में इस महीने की शुरुआत तक उफान पर रही सिंधु नदी अब अरब सागर की ओर सामान्य स्तर पर पहुंच रही है। खैरपुर और जोही कस्बों सहित आसपास के कुछ जलमग्न इलाकों में पानी का स्तर 3 फुट तक गिर गया है। एक दिन पहले इंजीनियरों ने दक्षिण पश्चिमी बलूचिस्तान प्रांत में एक प्रमुख राजमार्ग को खोला था, जिसमें बचाव कर्मियों को जल जनित बीमारियों और डेंगू बुखार के प्रसार के खिलाफ पीड़ित लोगों की सहायता में तेजी लाने में मदद मिली। अब भी सिंध में सैकड़ों हजारों लोग अस्थायी घरों और तंबुओं में रह रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि सिंध में पानी पूरी तरह से निकलने में महीनों लगेंगे। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। चलते चलते आपको छोड़े जाते हैं असम में कामरूप के नगरबेरा इलाके में पारंपरिक नौका दौड़ की तस्वीरों के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए सनसेट टीवी। नमस्कार। हॉस्पिटल